जय हिंद साथियों, मैं विक्रम कुमार बीवाय ट्यूटोरियल अड्डा पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारत पर अरबों का आक्रमण। हम लोग देखेंगे कि अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है, क्योंकि अरबों ने भारत पे सत्ता स्थापित नहीं कर पाए थे, लेकिन तुर्कों ने भारत पे मुस्लिम सत्ता स्थापित करने में सफल। क्यों? इसका कारण जानेंगे। क्योंकि तुर्क जो था वो भौतिक रूप से अरबों से शक्तिशाली था, वो मजबूत था। वो अपने दम पे, अपने मजबूती के दम पे भारत पे मुस्लिम सत्ता का स्थापना किया। तो तुर्क आक्रमण होता है अरबों के बाद। तो हम लोग देखेंगे तुर्क आक्रमण कौन है, तुर्की आक्रमणकारी कौन है जो भारत पे आक्रमण किया। उनमें से थे एक महमूद गजनवी, उसके बाद महमूद गौरी। तो आज हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी और महमूद गौरी के बारे में। चलो देखते हैं। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मंदिर को लूट के और मूर्ति को तोड़फोड़ किए थे, जिसके वजह से उसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। महमूद गजनवी का जन्म 2 अक्टूबर 971 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? गजनी में। गजनी कहाँ पे पड़ता है? अफगानिस्तान में। उसका पिता कौन था? सुल्तान सुबुक्तगीन था, जो खुरासान का शासक था। उसका पिता का कौन था? सुल्तान सुबुक्तगीन। और कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। कहा जाता है कि गजनी या यामनी वंश का जन्मदाता अल्पतगीन था। उसका पुत्र सुबुक्तगीन था, दामाद, और सुबुक्तगीन का बेटा महमूद। लेकिन यामनी या गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक महमूद गजनवी को ही माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये कौन बताते हैं? इतिहासकार सर हेनरी इलियट। लेकिन कुछ इतिहासकार का कहना है कि उसने कुल 12 बार आक्रमण किया है, जो अमान्य है। मान्य मत ये है सर हेनरी इलियट के अनुसार कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितना आक्रमण किया। तो देखते हैं कि महमूद गजनवी का कुछ प्रमुख आक्रमण। उन्होंने 1000 ईस्वी में किया आक्रमण। कहाँ पे? सीमांत वर्गीय क्षेत्रों में। ठीक है। और वो वहां से लूट के फिर अपना प्रदेश गजनी वापस लौट गया। अब देखते हैं कि महमूद गजनवी जो था वो एक मुस्लिम शासक था और हमारे भारतीय हिंदू शासक। उन्होंने भारतीयों पे आक्रमण करने का कारण क्या था? क्योंकि हिंदू वंश के राजा और उनका जो सीमावर्ती क्षेत्र था वो दोनों मिलता जुलता था, जिसकी वजह से महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया। क्योंकि भारत या हिंदू वंश से पहले से ही संपूर्ण था, इसीलिए महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। यहाँ से
उसका उद्देश्य क्या था? धन को लूटना और अपने साम्राज्य को स्थापित करना, मजबूत करना, और वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार भी भारत में करना चाहते थे। बहुत शासकों को उन्होंने हरा के उसे जबरन मुस्लिम धर्म में स्थापित किया, उसे मुस्लिम धर्म मानने पे मजबूर किया। तो उसका तुर्कों का मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना और अपने साम्राज्य को मजबूत करना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार। उसके बाद देखते हैं कि 1006 ईस्वी में काबुल पे उन्होंने आक्रमण किया। वहां का शासक था कौन? जयपाल। कहा जाता है कि जयपाल के बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने क्रूरता से मार गिराया और इनके बहुत सारे किले नगरों को इन्होंने जीत लिया, लूट लिया, जो जयपाल वो सहन नहीं कर पाए और कहा जाता है कि वो अपने अग्नि चिता में जल के आत्महत्या कर लिया। अगला 1008 ईस्वी में उन्होंने ग्वालियर, कालिंजर, अजमेर तथा दिल्ली के शासकों को सामूहिक रूप से पराजित किया। इसके बाद हम लोग आते हैं 1011 से 1012 ईस्वी में थानेश्वर पे आक्रमण किया और वहां के चक्र स्वामी मंदिर को, थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को लूट लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चक्र स्वामी मंदिर को कब लूटा था। तो 1011-12 ईस्वी में किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने। आगे देखते हैं 1015 से 1016 पर कश्मीर पे क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन महमूद गजनवी के इन सारे 17 आक्रमणों में से ये जो आक्रमण था 1015-16 ईस्वी का, ये एक आक्रमण क्या था? असफल था। क्यों था? क्योंकि कश्मीर का परिस्थिति जो था, कश्मीर का क्या परिस्थिति था? वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है, क्योंकि ये अरब तुर्कवासी थे, वो ज्यादातर रेगिस्तान एरिया था, मरुभूमि था। लेकिन कश्मीर ठंडा प्रदेश होने की वजह से क्या हुआ? ये आक्रमण करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, ये यहाँ पे असफल हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं 1020-1021 में पंजाब पे, और यह एक मात्र आक्रमण था। पंजाब पे भी यह एक मात्र आक्रमण था जब किसने? मोहम्मद गजनवी ने पंजाब को बल्कि लूटा ही नहीं, उसे जीत के अपने साम्राज्य का अधीन कर लिया। और ये आवश्यक भी था पंजाब का संपूर्ण होना, क्योंकि पंजाब या फिर किसी दूर राज्य में, क्योंकि गजनवी तो हिंदू वंशीय था नहीं, वो तो तुर्कवासी था, तो उसे भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे रहने की व्यवस्था चाहिए, उसे सैनिक संगठन बनाने के लिए जगह चाहिए। तो इसी वजह से पंजाब को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां पे अपने सैनिक शिविर का संगठन किया और फिर आगे की लड़ाई उन्होंने वहां से शुरू की। फिर देखते हैं 1025 ईस्वी में काठियावाड़ की राजधानी अनिलवाड़ पर आक्रमण किया। वहां का शासक परमजीत देव था जो पराजित हुए। फिर आगे देखते हैं 1025-26 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पे उन्होंने आक्रमण किया। वहां का शासक था भीम प्रथम। वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम, जिसे मूल राज के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि मूल राज का
किसे कहा जाता है, तो भीम प्रथम का, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भीम प्रथम किसे कहा जाता है, तो मूल राज प्रथम को। हम लोग जानेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कहा जाता है कि एक भव्य मंदिर था और मंदिर के बीच में मूर्ति था, बिना किसी सहारे का उस लटक रहा था, कोई सहारा नहीं था। मंदिर के बीचों बीच मूर्ति था जो बिना किसी सहारे का था, उस पे कोई सहारा नहीं था। तो इस चीज को देख के दूसरे वंश, दूसरे धर्म के लोग चकित रह जाते थे। और चंद्र ग्रहण के समय सोमनाथ मंदिर का यात्रा किया जाता था। वहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते थे और कहा जाता है कि एक पुनर्जन्म का साक्ष्य था ये मंदिर। और जब 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, लेकिन वहां के जो लोग थे उन्होंने बहुत गुजारिश किया कि इन पर आक्रमण नहीं किया जाए, छोड़ दिया जाए। उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और वहां के जो लोग थे उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत क्षमा याचिका मांगा कि मूर्ति को तोड़ा नहीं जाए। और इसी मूर्ति को तोड़ने के वजह से मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछे जाते हैं कि मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध इसका आक्रमण होता है और ये मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है। जब ये 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध युद्ध होता है। जाटों के विरुद्ध क्यों होता है कि जब ये वापस जा रहे थे लौट के, तो रास्ते में जाटों ने इनका रास्ता छेका था, क्योंकि ये धन संपत्ति लूट के जाते थे, तो जाटों ने इनका रास्ता छेका था। उसके बाद जब ये वापस आए सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद, जब फिर ये पहुंच गए, तो उसके बाद फिर वो वापस आए और जाटों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी, जो मोहम्मद गजनवी का अंतिम लड़ाई था। फिर हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी के समय कौन कौन से इतिहासकार या विद्वान आए, तो अल-बरूनी आए, उत्बी आए, बेहाती आए, उनसरी आए, फिरदौसी आए और फारूकी आए। देखते हैं कि अल-बरूनी क्या था, एक भौतिक शास्त्र था, गणित का ज्ञाता था। उनसरी जो था वो कौन था, मोहम्मद गजनवी का गुरु शिक्षक था। फिरदौसी एक इतिहासकार है, विद्वान है। फारूकी एक अरबी विद्वान है। कुछ नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इनको। बेहाती ने क्या लिखी, जो तारीख ए सुबुक्तगीन लिखी है, किसने, बेहाती ने। तो पूछा जाता है कि तारीख ए सुबुक्तगीन किसकी पुस्तक है, बेहाती के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। फिरदौसी ने क्या लिखा है, तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। फिर अल-बरूनी ने ताहिकात ए हिंद लिखे, जिसे किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना, धन लूटकर अपने साम्राज्य को मजबूत करना। और जब ये जाटों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई था 1027 ईस्वी में और 1030 ईस्वी में किसकी, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और ये जो पॉइंट है, बेहाती ने तारीख सुबुक्तगीन लिखी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आपको रट ही लेना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी पूछे जाते हैं सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया था 1025-26 ईस्वी में, वो
मोहम्मद गजनवी का कौन सा आक्रमण था? तो ये 16वां आक्रमण था। मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण था। और ये भी कहा जाता है कि इन सभी आक्रमणों में से सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति उसे कहां से मिली है? सोमनाथ मंदिर के आक्रमण से। जो उनका कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? उसके बाद मूलराज भी प्रथम को कहा जाता है, पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में पूछा जाता है। और मोहम्मद गजनवी कौन था? इसका क्या प्रभाव हुआ हम लोग देख चुके हैं। अब लोग देखते हैं और भी है कि मोहम्मद गजनवी वो पहला शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि दी गई। पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। वो कौन था? मोहम्मद गजनवी। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। महमूद गौरी। महमूद गौरी कौन था? महमूद गौरी संसवानी वंश का था या फिर गुर वंश का महमूद था, जिसका पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गौर था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गौर। यह 1176 ईस्वी में कहाँ का? गौर का सिंहासन संभाला। इसका मतलब है कि 1176 ईस्वी में ये गौर का शासक बना। देखेंगे कि जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो हमारे भारत की स्थिति क्या थी? यहाँ की राजनीतिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ छोटे छोटे प्रांतों में बिखरा हुआ था। यहाँ के प्रांतीय राजाओं में आपसी संबंध नहीं थे। यहाँ में आपस में ही क्या हो रहे थे? आपस एक दूसरे में ही लड़ाई हो रही थी। एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। इसका फायदा तुर्कों ने उठाया और भारत पे आक्रमण किया। तो देखते हैं कि जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया उसके बाद भी यहाँ के राजा लोग नहीं जगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो आक्रमण किए, लूट के चले गए, लेकिन यहाँ के राजाओं ने कोई प्रयास नहीं किया अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। और यहाँ पे कोई ऐसा शक्ति राजा नहीं थे, कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो अपनी सीमा का रक्षा कर सके। तो देखते हैं कि इसका प्रथम आक्रमण होता है कब? 1175 ईस्वी में। कहाँ पे? मुल्तान पे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1175 ईस्वी में। गोमन दर्रे से होके डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचता था। ये एक रास्ता था जब लोग क्या करते थे उस टाइम? यहाँ भारत सिंध पे पहुंचते थे और सिंध पहुंचने का एक यही रास्ता सबसे अच्छा था। और जितने भी आक्रमणकारी हुए इसी रास्ते से भारत आए। देखते हैं इनका दूसरा आक्रमण कब हुआ। इन्होंने 11 जुलाई 1178 को चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया और वहां कौन? गौरी पराजित हो जाता है। कहा जाता है कि भीम द्वितीय की संरक्षिका कौन थी? नायिका देवी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का पहला और सफल आक्रमण कौन था? तो किसके विरुद्ध था? चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय के विरुद्ध। कब था? 1178 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर देखेंगे 12 अगस्त 1179 को पेशावर पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद 1181 में सियालकोट तथा 1186 में लाहौर को जीता। और जो लाहौर क्या था? पंजाब की राजधानी थी। और लाहौर का शासक कौन था? मलिक खुसरो। और पंजाब के विजय के उद्देश्य से ही ये कौन? मोहम्मद गौरी 1189 में
पंजाब को जीतने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी 1189 में कहाँ पहुंचा? भटिंडा पे पहुंचा। और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जाते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कौन पराजित हुआ। तो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पराजित हो जाता है। फिर देखते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कहा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के बाद जब मोहम्मद गौरी पराजित हुआ जाता है तो ये कभी चैन के नींद से सो नहीं पाते, न ही चैन के नींद से उठते हैं। ये हमेशा उसी चिंता में रहते हैं, उसी लगन में रहते हैं। और ये एक शक्तिशाली सेना गठित करता है। कितना की? 1,20,000 सैनिक संगठित करता है। और ये साल भर प्रयत्न करता है। और फिर अगले साल 1192 ईस्वी में इन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध के लिए तैयार होते हैं। लेकिन पृथ्वीराज सोचता है कि इनको तो मैंने हरा दिया, अगले बार भी आएगा तो मैं इसे हरा दूंगा। और इस वजह से ये तैयारी नहीं करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब उस टाइम पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल था दिल्ली, वहां का भी शासक इसे मिल गया था। तथा उस समय पृथ्वीराज का चौहान जो हमारे कन्नौज का था जयचंद या फिर चालुक्य वंश का जो बिंदुतीय थे, इनके साथ संबंध सही नहीं थे, जिसके वजह से इनको कोई और साथ नहीं दिया। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित होता है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसके पराजय का कारण है कि हमारे हिंदू नियमानुसार कि युद्ध जो होता था सूर्योदय के बाद शुरू होता था और सूर्यास्त के पहले खत्म हो जाता था। इसका मतलब है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं लड़ाया जाता था, फिर अगले दिन लड़ा जाता था। मोहम्मद गौरी भी इस बात को जानता था, लेकिन वो इस नियम को का पालन नहीं किया और सवेरे ही सूर्योदय होने से पहले भोर के टाइम में ही मोहम्मद गौरी के सेनाओं ने पृथ्वीराज सेना पे आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज की एक बड़ी सेना भंग हो गई और पृथ्वीराज चौहान हार गया। कुछ इतिहासकार ये भी कहता है कि उस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति अस्कंद अनुपस्थित था, जिसके वजह से उसकी हार हुई। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है, लेकिन हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से यही देखना है कि 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान का पराजय होता है। आगे देखते हैं कि चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 ईस्वी में। जब ये पृथ्वीराज चौहान को पराजय कर देता है तो पंजाब के रास्ते कन्नौज पर आना मोहम्मद गौरी के लिए आसान हो जाता है और वह चंदावर का युद्ध लड़ता है, जो जिसका शासक कौन होता है? जयचंद। और चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर दिया जाता है। और जयचंद का जो क्षेत्र था वो कन्नौज से बनारस तक था। कन्नौज से बनारस तक था। चूंकि गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था और वह दिल्ली पर अधिकार कर चुका था, उसके बाद जब चंदावर का युद्ध में जयचंद को गौरी ने हरा दिया तो कन्नौज से बनारस तक भी उसका अधिकार हो गया। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने सैन्य बल के शासक
कौन? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक था। लक्ष्मण सेन कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक था। उसे पराजित कर दिया। कौन था? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी का सेनापति। और जब बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेन को पराजित करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में बिहार में किसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लूटपाट किया, नालंदा विश्वविद्यालय का लूटपाट किया, उसे आग लगा दिया गया, जला दिया गया। और कहा जाता है कि 1206 ईस्वी तक बिहार बंगाल का क्षेत्र तुर्कों के अधीन रहा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है कब? 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा? गगनखोर नामक जाट के द्वारा। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी नमाज पढ़ रहे थे तो पीछे से छुप के गगनखोर नामक जाट ने चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। गौरी का मुख्य सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यगतोज, कुबाचा तथा एलाही। चौहान के सेनापति कौन थे? अस्कंद, गोविंदराज, पदमाल आदि थे। सिक्के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किसके सिक्के पे लक्ष्मी की मूर्ति थी, तो पूछा जाता है। तो इसके शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने सिक्के के एक तरफ लक्ष्मी की मूर्ति थी और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम सब लिखा हुआ था। मोहम्मद गौरी के दरबारी कवि फखरुद्दीन रजी तथा निजामुद्दीन उरिया था। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पे विजय प्राप्त किया तो उस टाइम वहां के जो लोग थे उनको इन्होंने बहुत सिक्के दान में दिए थे। और मोहम्मद गौरी के दरबारी कवि कौन था? फखरुद्दीन रजी तथा निजामुद्दीन औरंगजेब। तो देखिए आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी। अब हम लोग चलेंगे दिल्ली सल्तनत में, देखेंगे किसने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से शासक आए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत को लेके। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लें, इसका नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करें। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।